बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं चैप्टर हेरिडिटी से। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से आपको मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है डायरेक्ट नहीं होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, ताकि ये पता किया जा सके कि एग्जैक्टली आपने हेरिडिटी चैप्टर को अच्छे से समझा है कि नहीं समझा है। तो पहला क्वेश्चन जो हम देखते हैं वो है कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस स्टेटमेंट को आपको समझना है और बताना है कि ये चार ऑप्शंस में से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट है, द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर। तो सेक्स ऑफ द चाइल्ड आपको पता है कैसे डिटरमाइन होता है, मदर से नहीं बल्कि फादर से डिटरमाइंड होता है, क्योंकि फादर के पास ही दो तरीके के स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म होता है और एक वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म होता है। तो अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एक्स से फर्टिलाइज करेगा तो गर्ल पैदा होगी, और वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म अगर एक्स से फर्टिलाइज करेगा तो बॉय पैदा होगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। ठीक है, आपको ये भी देखना है कि गलत कौन सा है। तो भी आप कई बार सही नहीं पता है, लेकिन गलत क्या है ये पता होने से आप सही स्टेटमेंट तक पहुंच सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, तो यानी पहला तो गलत हो गया, यानी इन ऑप्शंस में फर्स्ट जिसमें है वो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यानी देखिए, ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों में ही फर्स्ट ऑप्शन है, यानी बी या सी में से कोई एक ऑप्शन है। ठीक है, तो अब आप देखिए, द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर, यानी ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ अ फीमेल चाइल्ड। तो प्रोबेबिलिटी तो दोनों की 50-50% है, लड़का होने की भी 50% चांस है, लड़की होने की भी 50% चांस है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। तो यस, जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड तभी डिटरमाइन होता है जब एग का फ्यूजन होता है स्पर्म से। किस स्पर्म से फ्यूजन होगा उसी वक्त डिटर्मिनेशन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकेंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन आपका क्या हुआ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जो बताता है कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड जो है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन डिटरमाइन होता है, और एंड इट इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, हम देखते हैं। इसमें बोला गया है क्रोमोसोम्स के बारे में। अब क्रोमोसोम्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, अब आपको सेलेक्ट करना है कॉम्बिनेशन। पहला स्टेटमेंट है, क्रोमोसोम्स कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्रोमोसोम जो है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करते हैं। जो भी हमारा डीएनए है वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में जो है वो एकदम कोलाइडेड फॉर्म में रहता है, ताकि बिल्कुल ही क्रिस्प एंड कम स्पेस वो ले। ठीक है, तो सारा का सारा जो डीएनए है हमारा क्रोमोसोम्स के फॉर्म में रहता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। ये भी सही है, जो भी क्रोमोसोम है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो कहाँ रहते हैं, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस रहता है, उसके अंदर ये क्रोमोसोम्स रहते हैं। ठीक है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उसमें ये पेयर्स के फॉर्म में रहते हैं, नहीं। जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स है यानी जर्म सेल्स है, जैसे कि गैमीट है और एग है, तो रिप्रोडक्टिव सेल्स में ये पेयर्स में नहीं रहते हैं। ठीक है, ये सिंगल कॉपी में रहते हैं। जो हमारी सोमैटिक सेल है, नॉर्मल बॉडी सेल्स है, वहां पे ये पेयर्स के फॉर्म में रहते हैं, बट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स में ये पेयर्स में नहीं, ये सिंगल कॉपी में रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। तो आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। यस, सेल डिवीजन के प्रोसेस में क्रोमोसोम जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। तो ये ऑप्शन क्या हमें दिख रहा है, ऑप्शन
सी में 1, 2 एंड 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब एक लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा गया है कि मेंडल वर्कड आउट द रूल्स ऑफ हेरिडिटरी बाय वर्किंग ऑन गार्डन पी यूजिंग ए नंबर ऑफ विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो आपको पता है मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया और बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है उन्होंने सेलेक्ट किए ताकि ये बता सके कि हेरिडिटरी के रूल्स क्या है, किस तरीके से एक इंफॉर्मेशन दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती है। सो ही कंडक्टेड सेवरल एक्सपेरिमेंट्स बाय मेकिंग अ क्रॉस विद 1 और 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, आपको पहले से पता भी है। So on the basis of his observations, he gave out some interpretation which helped to study the mechanism of इनहेरिटेंस। तो उन्होंने कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस दिए जिससे की मदद से हमने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बनाए। तो क्वेश्चन पहला पूछा गया है कि व्हेन मेंडल क्रॉस्ड पी प्लांट्स विद प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स टू प्रोड्यूस F1 प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब बच्चे, ऑफस्प्रिंग। So which two observations were made by him in F1 plants? तो कौन से दो ऑब्जर्वेशन जो है उन्होंने F1 जनरेशन के लिए दिया? तो मेंडल ने जब प्योर टॉल प्लांट और प्योर शॉर्ट प्लांट लिया तो उनको क्रॉस करके जो F1 प्रोजेनी बनाया उसमें उन्होंने क्या देखा कि जब हम प्योर टॉल प्लांट को प्योर शॉर्ट प्लांट से क्रॉस कराते हैं तो इसके लिए हम इस तरह से डिब्बे बना सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी। तो ये दोनों का क्रॉस होगा तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा हुए वो सारे के सारे जो F1 में जनरेशन में हुए वो सब के सब क्या हुए? टॉल प्लांट हुए। ठीक है। और पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि सारे के सारे पौधे जो भी F1 में प्रोड्यूस हुए वो सब के सब टॉल प्लांट थे। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो टॉल जीन है, ठीक है, ये जो टॉलनेस का जो ट्रेट है ये डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट है और इस ट्रेट ने जो शॉर्ट प्लांट है उस ट्रेट को उन्होंने कहा कि ये जो शॉर्टनेस का कैरेक्टर है ये एक रेसेसिव ट्रेट है और टॉलनेस का कैरेक्टर एक डोमिनेंट ट्रेट है और इस डोमिनेंट ट्रेट ने रेसेसिव कैरेक्टर को मास्क कर लिया है, ढक दिया है और उसको फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होने दिया। तो उन्होंने दो ऑब्जर्वेशन दी कि फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट टॉल थे और इसके पीछे उन्होंने रीजन ये बताया क्योंकि ये कैपिटल टी जो है वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा रेसेसिव कैरेक्टर को मास्क कर देता है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन उन्होंने यहाँ से बताई। दूसरा क्वेश्चन है राइट वन डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट। तो एक डिफरेंस बताना है डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट में। तो डोमिनेंट ट्रेट का में डिफरेंस और रेसेसिव ट्रेट में डिफरेंस ये है कि डोमिनेंट ट्रेट अगर सिंगल कॉपी में भी रहेगा, ठीक है, सिंगल कॉपी में भी अगर डोमिनेंट ट्रेट रहेगा तो वो एक्सप्रेस होगा। ठीक है, वो हमेशा एक्सप्रेस होगा। लेकिन रेसेसिव ट्रेट में क्या है कि रेसेसिव ट्रेट तभी एक्सप्रेस होगा जब वो डबल कॉपी में रहेगा। ठीक है, अगर वो सिंगल कॉपी में है तो वो हमेशा मास्क हो जाएगा। ये डिफरेंस है। और डोमिनेंट ट्रेट हमेशा ही सिंगल कॉपी में एक्सप्रेस होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन ए क्रॉस विद 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, अगर हम दो क्रॉस मतलब एक ऐसा क्रॉस करें जिसमें 2 पेयर्स, हम अभी तक हमने सिंगल ट्रेड्स के साथ देखा, लेकिन जब हम दो पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ लें जैसे कि येलो कलर और राउंड, ठीक है, तो राउंड एक डोमिनेंट ट्रेट है और येलो कलर भी एक डोमिनेंट ट्रेट है। इस प्लांट को हमने क्रॉस किया ऐसे प्लांट से जिसका की जो सीड का टाइप है, शेप है, वो रिंकल्ड है, सिकुड़ा हुआ है सीड उसका, ठीक है, और उसका कलर ग्रीन है। तो ये दोनों ही कैरेक्टर क्या है? रेसेसिव है। तो जब हम इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो जो हमारी फर्स्ट जनरेशन बनेगी, F1 जनरेशन बनेगी, वो सारे के सारे पौधे हमें इस तरीके के देखेंगे, आर और कैपिटल Y और स्मॉल y। तो ये सारे के सारे प्लांट इस जीनोटिपिक कैरेक्टर के होंगे और देखने में कैसे लगेंगे? ये सब राउंड लगेंगे और येलो लगेंगे। ये सारे के सारे प्लांट हमें इस तरीके के दिखेंगे। तो मेंडल, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? मेंडल ऑब्जर्व 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन इन F2 जनरेशन। ये तो बात हो गई F1 जनरेशन की, लेकिन F2 जनरेशन में मेंडल ने 4 तरीके के पौधे देखे, जबकि हमें F1 जनरेशन में केवल एक ही तरह के पौधे दिखने को मिलेंगे, राउंड और येलो, क्योंकि ये कैरेक्टर जो रेसेसिव है वो मास्क हो गया है।
बाय विच मेथड डिड ही ऑब्टेन F2 जनरेशन, F2 जनरेशन उन्होंने किस मेथड से ऑब्टेन किया? F2 जनरेशन उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन यानी सेल्फ क्रॉस, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ क्रॉस के मदद से उन्होंने F2 जनरेशन ऑब्टेन किया। यानी कि इन पौधों को कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को इन्होंने आपस में फिर से क्रॉस करा दे, इन पौधों को फिर से आपस में क्रॉस करा करके ये चीजें ले आई। राइट द रेशियो ऑफ द पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑब्टेन एंड व्हाट कंक्लूजन्स वर ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें क्या कंक्लूजन मिला और पेरेंटल कॉम्बिनेशंस का जो रेशियो है वो हमें लिखने के लिए बोला गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हम इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करेंगे कि अगर हमें राउंड, ठीक है, और येलो ये प्लांट को हमने क्रॉस किया जो है रिंकल्ड और ग्रीन से, ठीक है, ये वाला क्रॉस किया, तो हमें जो F1 जनरेशन इनके क्रॉस से मिलेगी वो ये मिलेगी कि कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो जब हम इसके प्रोजेनी यानी इसको सेग्रीगेट करेंगे तो हमें एक पुनेट स्क्वायर इस तरीके का बनाना होगा, ठीक है, और हम उसकी मदद से बताएंगे कि जो F2 जनरेशन है उसमें हमें किस तरह के वेरिएशन या कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जब इसके हम प्रोजेनी बनाएंगे दोनों कैरेक्टर्स को लेकर के, तो यहाँ पे जब हम इसको सेल्फ क्रॉस करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, तो इसको हम R और Y सेल्फ पॉलिनेशन कर देंगे ताकि हमें F2 जनरेशन मिल सके। ये वाली जनरेशन F1 जनरेशन होगी और इसमें सारे पौधे एक जैसे होंगे। लेकिन F2 जनरेशन में हमें न्यू कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे। जो मेंडल की थ्योरी थी उसमें ये था कि अगर कोई टॉल प्लांट है उसको शॉर्ट प्लांट से हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट है, लेकिन F2 जनरेशन में कुछ टॉल और कुछ शॉर्ट प्लांट में मिले। लेकिन ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इस तरह का क्रॉस है जिसमें हम दो कैरेक्टर्स को लेके चलते, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा आखिर में F2 जनरेशन में, यानी कि जो राउंड और येलो कैरेक्टर है ये आपस में कहीं से लिंक्ड नहीं है कि सारे जो राउंड फ्लावर्स वो हमेशा जो राउंड सीड्स हैं वो येलो ही कलर के। हमें देखने को मिलेगा F2 जनरेशन में कि कुछ ऐसे पौधे भी होंगे जो राउंड भी होंगे और वो हो सकता है कि ग्रीन हो, और कुछ पौधे ऐसे भी हो सकते हैं जो येलो हो और जो है उनका जो सीड का टाइप है वो रिंकल्ड हो। तो आपस में ये कैरेक्टर्स जो है वो कंबाइंड भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो राउंड है हमेशा येलो रहेगा या फिर जो रिंकल्ड है वो हमेशा जो है ग्रीन ही होगा। जो रिंकल्ड है वो येलो भी हो सकता है और जो रिंकल्ड है वो ग्रीन भी हो सकता है। मतलब इस तरह के इंटरमिक्सिंग भी देखने को मिलेगी। तो इससे मेंडल ने ये कहा कि जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में लिंक्ड नहीं है, वो अलग अलग क्रोमोसोम्स में हमारा डीएनए आपस में जुड़ा नहीं है, इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ये जो ट्रेट्स हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर के अशॉर्ट होते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा येलो और थोड़ा सा ग्रीन के बीच का कोई कलर आ जाए, ठीक है। तो इसलिए जो सेकेंड लॉ है उन्होंने दिया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मीन्स ये जो कैरेक्टर्स हैं वो इनके इंटरमीडिएट नहीं, या तो वो येलो होगा या तो वो ग्रीन होगा, बीच का कुछ नहीं होगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट उन्होंने दिया। तो हम यहाँ पे इसको करते हैं। तो ये कैपिटल आर एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, कैपिटल आर के साथ में वाई भी जा सकता है, ठीक है, ये स्मॉल वाई, और कैपिटल आर के साथ में कैपिटल वाई भी जा सकता है, ठीक है। और दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है स्मॉल आर के साथ में कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ में स्मॉल वाई, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है सेम इसी तरीके का जो हमारा पहला, ये इसको हमने यहाँ पे लिख लिया ऊपर में। दूसरे वाले का जो है गेमीट्स हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। ये है कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई और नीचे में हमारा आ गया स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे मिलेगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, और कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर
कैपिटल Y और कैपिटल R, कैपिटल Y, then capital R, capital Y, small y. Then we have here capital R, small y, capital Y. ठीक है, यहाँ पे हमको मिलेगा कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y. Then we have स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल r, यहाँ पे एक और स्मॉल r, कैपिटल Y. Then small r, capital Y, small y. Then capital R, small y, and then capital R, capital Y, small y. And then we have small r, capital Y, small y, and then we have small r, small y. तो अब आप ये देख सकते हो कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है कैपिटल R, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, ठीक है, ये वाला जो कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, ये जो है यहाँ पे ये स्मॉल y यानी ये ग्रीन कलर के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेरेंट जनरेशन में जो राउंड है वो येलो कलर के साथ एसोसिएटेड था पेरेंट जनरेशन में, और F1 जनरेशन में राउंड और येलो एक साथ आए। लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ये राउंड और साथ ही के साथ राउंड और ये ग्रीन है। तो ये एक नया कॉम्बिनेशन आया जो कि पेरेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट था, ठीक है, ना ये F1 जनरेशन में था, ना ही ये पेरेंटल जनरेशन में था। ये राउंड और ग्रीन ये कलर यहाँ पे आपको दिखा, राउंड एंड ग्रीन। यहाँ पे आपको दिखेगा राउंड एंड येलो क्योंकि यहाँ पे एक डोमिनेंट है। यहाँ पे फिर से आपको राउंड एंड येलो, यहाँ पे आपको फिर से दिखेगा राउंड एंड ग्रीन, यहाँ पे आपको दिखेगा राउंड एंड येलो, 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 और राउंड एंड ग्रीन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राउंड एंड ग्रीन। तो फिर से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राउंड एंड येलो, ठीक है। तो 1 2 3, तो 3 आपको मिलेंगे राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना होगा राउंड एंड ग्रीन, राउंड ग्रीन कितने हो गए आपके 3, ठीक है। और फिर हम देखेंगे राउंड एंड येलो कितने आपको मिले, ठीक है। राउंड एंड येलो जो पेरेंटल जनरेशन की तरह थे, राउंड एंड येलो, उसको हम जो है येलो कलर से ही लिखते हैं, राउंड एंड येलो। तो ये आपका राउंड एंड येलो होगा, ये वाला भी आपका राउंड एंड येलो होगा। फिर ये भी राउंड एंड येलो, 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 और फिर आपको ये राउंड एंड येलो मिलेगा, ठीक है। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राउंड एंड येलो, तो ये सबसे ज्यादा इसलिए पहले ऊपर लिख देते हैं राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो आपको कितने मिल रहे हैं 9, ठीक है। एंड देन राउंड एंड ग्रीन मिल गया, राउंड एंड येलो मिल गया। अब हमें ढूंढना है, अब हम ढूंढते हैं रिंकल्ड एंड येलो। तो रिंकल्ड एंड येलो को हम ग्रीन कलर से ब्लू कलर से दिखा देते हैं, रिंकल्ड एंड येलो। तो रिंकल्ड एंड येलो यहाँ पे तो कोई नहीं है, ये है, रिंकल्ड भी है और ये येलो भी है, ठीक है। ये है, ये भी रिंकल्ड है और ये येलो है, ठीक है। और ये यहाँ पे ये भी रिंकल्ड और येलो है। रिंकल्ड एंड येलो को हम दिखा देते हैं ब्लू कलर से, और ये भी हमें 3 मिले। अब हमारे पास बचता है पर्पल कलर से हम दिखाते हैं रिंकल्ड और ग्रीन को। रिंकल्ड एंड ग्रीन कितने बच रहे हैं, तो यहाँ पे सारे हो गए, ठीक है। रिंकल्ड एंड ग्रीन हमारे पास यही एक आया, यही एक है जो कि रिंकल्ड भी है, रिंकल्ड है और क्या है ये ग्रीन है। तो इसका क्या नंबर आया 1। तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आया वो है 9:3:1 का, ठीक है। तो राउंड एंड येलो 9, राउंड एंड ग्रीन 3, रिंकल्ड एंड येलो 3, रिंकल्ड एंड ग्रीन 1। तो इस तरीके से F2 जनरेशन में हमें 2 नए तरीके के कॉम्बिनेशंस भी मिले जो कि पेरेंटल जनरेशन से बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है कि ये जीन्स एक दूसरे से जुड़ी नहीं हुई हैं, ये अलग अलग हैं और ये इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अशॉर्ट होती हैं, और जीन्स की मिक्सिंग भी नहीं होती है और ये सेग्रीगेट हो जाती है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है। तो ये कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो
डोमिनेंट और रेसेसिव फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं, और ये कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट होते हैं एक दूसरे से, और ये कैरेक्टर्स आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो ये 3 हमने ऑब्जर्वेशन देनी है यहाँ पे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, इससे हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस का। ये जीन्स जो है वो आपस में जुड़ी हुई नहीं है, ये एक दूसरे से अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर है ये, और ये जो हमारा डीएनए है वो जुड़ा हुआ नहीं है। और इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमने 3 लॉज दिए। और एक क्वेश्चन है इसमें, इट जस्टिफाई द स्टेटमेंट इट इज पॉसिबल दैट अ ट्रेट इज इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड। तो इसमें आप ये भी कह सकते हो कि यस, ट्रेट इनहेरिटेड तो है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। इसका एग्जांपल आप यहाँ से दे सकते हो टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट का, कि F1 जनरेशन में जैसे हमें टॉल प्लांट को हमने क्रॉस कराया शॉर्ट प्लांट से, तो हमें जो भी प्रोजेनी मिले वो कैपिटल T स्मॉल t, देखने में तो ये टॉल होगा लेकिन ये कैरेक्टर जो है इनहेरिट हुआ है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुआ F1 जनरेशन में। लेकिन F2 जनरेशन में जब हमने इसको सेल्फ क्रॉस किया तो ये जो है यहाँ पे हमें जो है पौधे मिले वो कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t। तो ये कैरेक्टर जो है यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हुआ था F1 जनरेशन में, लेकिन F2 जनरेशन में ये वापस से एक्सप्रेस हुआ। तो कैरेक्टर इनहेरिट हुआ था तभी फर्स्ट जनरेशन में था, तभी वो सेकेंड जनरेशन में एक्सप्रेस वापस से हुआ। इवन तो फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेशन नहीं हुआ लेकिन इनहेरिटेंस तो हुआ ही था। तो इस एक्सपेरिमेंट को बता करके वहां लिख करके इस तरीके से आप बता सकते हो कि हेंस द कैरेक्टर मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए डोमिनेंट जीन बट इट still get inherited, but when in the F2 generation it recombines in double unit or double dose, then it get expressed. So there are some characters which are dominant and there are some characters which are recessive. Recessive characters only get expressed when they are present in double copy, while the dominant character is expressed only in the single copy. So that is why there are some genes which get inherited from one generation and other generation but may not be expressed due to presence of a dominant gene. एक क्वेश्चन और है इस चैप्टर से, इन सम families either rural or urban females are tortured for giving birth to female child. They do not seem to understand the scientific reason behind the birth of a boy or a girl. In fact, the mother is not responsible for the sex of the child and it has been genetically proved that the sex of a newborn is determined by what the child inherits from the father. ये आपको स्टेटमेंट दी गई, आपको पता भी है, आपके बुक में लिखा भी है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि स्टेट द बेसिस ऑन विच द सेक्स ऑफ ए न्यूबॉर्न इज डिटरमाइंड इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में सेक्स ऑफ द बेबी कैसे डिटरमाइंड होता है ये हमको बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड इन ह्यूमंस बाय द टाइप ऑफ मेल गैमेट विच फर्टिलाइजेस द एग ऑफ द फीमेल। अगर मेल गैमेट जो है वो एक्स क्रोमोसोम वाला जो है मेल गैमेट अगर फीमेल के एक्स को फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल बनेगी, वहीं वाई गैमेट वाला जो है अगर स्पर्म जो है वो फीमेल के एग को फर्टिलाइज करेगा तो मेल बनेगा। ये आपको वहाँ पे लिखना है। अगर आप इसमें एक पिक्चर बना सको तो बहुत अच्छा है, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। तो यहाँ पे आप अच्छे से बना सकते हो कि एक्स एक्स और ये गेट क्रॉस्ड विद एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये एक्स क्रोमोसोम जो है वो वाई से मिलेगा तो यहाँ पे आपका एक्स वाई बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पे एक्स वाई का कॉम्बिनेशन बनेगा। वहीं पे जब ये एक्स जो है वो एक्स से मिलेगा तो एक्स एक्स बनेगा, तो ये फीमेल बनेगा और ये मेल बनेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दिखा सकते हो ये क्रॉसिंग ओवर कैसे हो रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन है, वाई इज द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कॉल्ड अ मिसमैच्ड पेयर इन मेल्स। मिसमैच पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स को क्यों कहा जाता है? क्योंकि फीमेल्स में दोनों ही पेयर जो है एक जैसे होते हैं, दोनों ही क्रोमोसोम बिल्कुल एक्स क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन मेल्स में जो है वो जो क्रोमोसोम होता है एक एक्स होता है और दूसरा वाई शेप्ड का होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों क्रोमोसोम एक जैसे नहीं होते हैं मेल्स में, तो इसीलिए इनको मिसमैच कहा जाता है। तो आपको आंसर लिखना होगा बिकॉज इन मेल्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, वन इज एक्स क्रोमोसोम, अदर इज अ वाई क्रोमोसोम, ठीक है। इस तरह इस शेप का होता है, जैसे क्रोमोसोम एक्स शेप के होते हैं तो, लेकिन
मेल्स में ये क्रोमोसोम का ये वाला हिस्सा यहाँ पे नहीं होता है, तो इसको वाई शेप मिल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये मिसमैच, दोनों क्रोमोसोम एक जैसे नहीं होते। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द पेरेंट्स रीस्टोर्ड इन द प्रोजेनी। पेरेंट्स में जो ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वापस से अपने प्रोजेनी में कैसे रीस्टोर्ड होते हैं, तो हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स इज इन द एग, ठीक है, तो 23 क्रोमोसोम्स इन एग, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे, और इज फ्यूज्ड विद 23 क्रोमोसोम्स ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो ये जो है जब ये कंबाइन करेगा और जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, तो वहां पे ये जो है क्रोमोसोम वापस से आपस में पेयरिंग कर लेंगे और 46 क्रोमोसोम्स बना देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, ठीक है, दो जो हमारे गेमीट्स हैं उसमें ड्यू टू मियोसिस, ठीक है, ड्यू टू मियोसिस, MEIOSIS, due to meiosis the chromosome number in gametes it get reduced to half of the original chromosomes. So when the gametes fuse together, the original number get restored again. So this is how the original number of chromosomes in the parent get restored in the progeny. तो आपको पहले लिखना होगा, during the formation of gametes the chromosome number get reduced to their half. So when the gametes fuse together, again the chromosome number get restored to the normal. अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन बाय गिविंग टू एग्जांपल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन विच द सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें सेक्स जेनेटिकली नहीं डिटरमाइन होता, जैसे कि स्नेल, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, जैसे स्नेल है, स्नेक है और बर्ड्स हैं, इनमें जो है टेम्परेचर और इन्वायरमेंट, अर्थवर्म भी है, तो इसमें टेम्परेचर, इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल कंडीशंस डिटरमाइन करते हैं कि जो एग है वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, ना कि जेनेटिक्स। तो ये आप एग्जांपल दे सकते हो बहुत आराम से कि स्नेल और स्नेक्स और बर्ड्स जो है इनमें ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टेम्परेचर्स कंट्रोल करते हैं। अब एक और क्वेश्चन है इसी चैप्टर से रिलेटेड कि कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स दी गई है। द ट्रेट दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, द ट्रेट दैट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। तो वो कौन सा ट्रेट है जो केवल द ट्रेट दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। तो अप्रोप्रिएट टर्म्स फॉर द स्टेटमेंट 1 and 2 रिस्पेक्टिवली आर रेसेसिव ट्रेट, नहीं रेसेसिव ट्रेट कभी एक्सप्रेस नहीं होगा F1 जनरेशन में, ठीक है। तो डोमिनेंट ट्रेट, यस, द ट्रेट दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज द डोमिनेंट ट्रेट, और द ट्रेट दैट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर रेसेसिव ट्रेट, नहीं। डोमिनेंट ट्रेट मतलब कि ये जो पहला ऑप्शन है डोमिनेंट वही होगा पहले के लिए, तो ये दोनों ऑप्शन A एंड D ये तो चले गए। तो डोमिनेंट ट्रेट, देन वी हैव इनहेरिटेड ट्रेट, यस, द ट्रेट्स दैट कीप ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज इनहेरिटेड ट्रेट। कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास में होते रहते हैं, तो इन ट्रेट्स को हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स मेंडल क्रॉस पी प्लांट्स हैविंग वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। When he crossed pea plants having round and yellow seeds with pea plants having wrinkled and green seeds, he observed that no plants with wrinkled and green seeds were obtained in the F1 generation. When the F1 generation pea plants were self-crossed by self-pollination, the F2 generation had seeds with different combinations of shapes and colors. So हमने अभी explain किया इसको। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, write any two pairs of contrasting characteristics of pea plant used by Mendel other than those mentioned above। तो और कौन से contrasting pairs of characters उन्होंने यूज़ किया है, जैसे कि इसमें उन्होंने ये यूज़ किया था कि हाइट, जैसे ऊपर तो रिंकल्ड एंड कलर का दिया है, शेप एंड साइज का दिया, शेप एंड कलर का दिया है, तो उन्होंने एक यूज़ किया था कि हाइट, ठीक है, हाइट भी एक कैरेक्टर्स को उन्होंने यूज़ किया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ही यूज़ हाइट, ठीक है, HEIGHT हाइट, उसमें टॉल हाइट और स्मॉल हाइट ये यूज़ किया। और दूसरा कैरेक्टर उन्होंने यूज़ किया फ्लावर कलर, ठीक है, फ्लावर कलर भी यूज़ किया। फ्लावर कलर में उन्होंने यूज़ किया कि पिंक फ्लावर है या वाइट फ्लावर है, तो ये दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी उन्होंने
यूज किए थे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट। तो डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट का यही डिफरेंस है कि डोमिनेंट ट्रेट हमेशा सिंगल कॉपी में भी एक्सप्रेस होता है, रेसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस होने के लिए हमेशा डबल कॉपी में होना पड़ता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकते हो, इसको लिख भी सकते हो वहाँ पे कि दिस इज डोमिनेंट ट्रेट, जैसे कि टॉल टॉल इंटू स्मॉल स्मॉल, ये तो इसका जो ब्रीड बनेगा F1 जनरेशन वो कैपिटल टी और स्मॉल टी का बनेगा। तो क्योंकि ये ट्रेट डोमिनेंट है इस वजह से ये हमेशा एक्सप्रेस होगा, और ये ट्रेट तभी एक्सप्रेस होगा जब ये दोनों कॉपी में होगा। तो ये आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, पूरा क्रॉस दिखा सकते हैं, और लिखना भी चाहिए आपको। तो ये है डोमिनेंट ट्रेट तभी एक्सप्रेस होगा जब ये सिंगल कॉपी में भी हो तो भी एक्सप्रेस हो सकता है, रेसेसिव ट्रेट तभी होगा जब ये डबल कॉपी में होगा। ये मेन डिफरेंस है। स्टेट द रेशियो ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑब्जर्व इन द seeds of F2 generation in the above case, what do you interpret from this result। तो आपको यहाँ पे पूरा वो बनाना है जो मैंने अभी आपको क्रॉस बना के दिखाया था, वो पूरा आपको बनाना है। और इसमें क्या कॉम्बिनेशन आपको मिला था, 9:3:1 का कॉम्बिनेशन मिला था। ये वाला जो है ये आपका राउंड एंड येलो आपको मिलेगा पेरेंट जनरेशन जैसा, ये वाला भी आपको पेरेंट जनरेशन जैसा मिलेगा, ये पेरेंट होगा, ये भी पेरेंट होगा, और ये दोनों जो है वो मिक्स होंगे, मतलब इंटरचेंज आपको मिलेगा। ठीक है, सो व्हाट डू यू इंटरप्रिटेट फ्रॉम दिस रिजल्ट। आपको इससे क्या इंटरप्रिटेट होता है, तो इससे आपको पता चलता है कि जो जीन्स है वो अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं, वो आपस में जुड़े नहीं रहते हैं, और वो इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट होते हैं एक दूसरे। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको टेक्निकल वर्ड्स लिखना ही है, अगर आप कुछ भी लिख दीजिए पर आपको नंबर नहीं मिलेगा जब तक आप ये वर्ड नहीं लिखेंगे कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, जीन्स और कैरेक्टर्स दे गेट अशॉर्टेड इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर, ठीक है, दे आर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर, एंड ऑल्सो the characters don't get mixed with each other. The law of independent assortment and law of segregation is depicted from this dihybrid cross experiment. तो ये चीजें आपको लिखना होगा। तो from this experiment we made conclusion कि the genes there are 3 laws of inheritance. First is the law of dominance, second is the law of segregation, then third the genes get independently assured from each other. The dominant genes always get expressed in single copy. The genes don't get mixed with each other during crossing over, and also the genes get independently assorted with each other during the crossing or during the during this crossing over or during this self pollination. तो 3 laws आपको वहाँ पे लिख देना है, ठीक है, हमें ये पता चलता है, इससे हमें ये इंटरप्रिटेशन मिलता है। इसमें अब एक और क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज ए क्रॉस बिटवीन प्योर वायलेट फ्लावर पी प्लांट एंड ए प्योर वाइट फ्लावर पी प्लांट, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ फ्लोजेनी इज obtained in F1 generation and F2 generation, pure violet flower into pure violet flower into pure white flower। तो आपको वही प्योर वायलेट के लिए आपको V लिखना है, तो V आप यहाँ पे ऐसे पूरा इसको बनाएंगे कि V इंटू स्मॉल v, तो जब ये क्रॉस होगा तो आपका F1 जनरेशन में क्या आएगा, F1 जनरेशन में सारे के सारे कैपिटल V और स्मॉल v आएंगे, और आप इसको कहेंगे कि ये सारे के सारे क्या है, वायलेट फ्लावर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लिखोगे बिकॉज वायलेट इज डोमिनेंट जीन, ठीक है, डोमिनेंट जीन आप यहाँ पे लिखोगे क्योंकि वायलेट एक डोमिनेंट जीन है। फिर आप F2 जनरेशन का दिखाओगे कि जब हमने इसको सेल्फ पॉलिनेट किया, कैपिटल V को स्मॉल v से फिर से सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे लिखेंगे भी आपकी सेल्फ पॉलिनेशन पूरा लिखना है यहाँ पे, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन किया तो उससे आपको क्या मिलेगा, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में आपको क्या मिलेगा, F2 जनरेशन में आपको एक तो मिलेगा कैपिटल V, दूसरा मिलेगा आपको कैपिटल V स्मॉल v, फिर तीसरा भी आपको कैपिटल V स्मॉल v, और चौथा आपको मिलेगा स्मॉल v। तो आप बोलोगे कि ये जो है ये भी वॉयलेट है, ये दोनों भी वॉयलेट है, और ये आपको व्हाइट मिलेगा। तो आपका रेशियो क्या हो गया, फिनोटिपिक रेशियो आपका आया 3:1 का। आप लिखोगे कि 3 वायलेट फ्लावर एंड 1 व्हाइट फ्लावर, फिनोटिपिक देखने में, ठीक है, और जीनोटिपिक यहाँ पे लिखोगे, जीनोटिपिक
जीनोटिपिक रेशियो क्या आया? जीनोटिपिक रेशियो आपको आया कि एक जो है, एक फ्लावर जो है वो पूरा 100% जो है वो डोमिनेंट है, मतलब दोनों कैपिटल वी है, और इन दो में एक कैपिटल वी और एक स्मॉल वी है। तो जीनोटिपिक रेशियो आया है 1:2:1 का, ठीक है। तो एक डोमिनेंट व्हाइट फ्लावर है, दो जो है मिक्स व्हाइट, दो मिक्स जो है वायलेट फ्लावर है और एक प्योर व्हाइट फ्लावर है। तो फिनोटिपिक रेशियो आपको 3:1 का है और जीनोटिपिक रेशियो आपको 1:2:1 का। ये आपको सारा लिखना है, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। पूरा अच्छे से बना के स्कीमेटिक फॉर्म में लिखना है। अब एक असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट डिसाइड द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। जीन्स जो पेरेंट से इनहेरिट होगा वही आपका सेक्स डिटरमाइन करेगा, ठीक है, ये करेक्ट सही है। एक्स क्रोमोसोम इन अ मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। जो मेल में एक्स क्रोमोसोम होता है, मेल का कॉम्बिनेशन क्या होता है? मेल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक्स और वाई होता है, एक्स और वाई। तो ये जो एक्स क्रोमोसोम है मेल में, वो कहाँ से इनहेरिट होता है? ये उसकी मदर से इनहेरिट होता है और ये जो है वो उसके फादर से इनहेरिट होता है। तो ये स्टेटमेंट एक्स क्रोमोसोम इन अ मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, ये सही है या गलत है? ये गलत है। तो असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज फॉल्स, ये आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जीन। जीन को कौन सा स्टेटमेंट इसमें डिस्क्राइब करता है? सो इन इंडिविजुअल्स of a given species a specific gene is located on a particular chromosomes, ठीक है। A gene is not the information source for making proteins in the cell, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। जीन ही तो है जो कि बताता है कि प्रोटीन्स किस तरीके के बनने चाहिए। Then each chromosome has only one gene located all along its length, नहीं, एक क्रोमोसोम के ऊपर कई सारे जीन्स लोकेटेड हो सकती है। जो मेंटल ने थ्योरी दी थी वो उस वक्त के लिए ठीक थी, लेकिन अब हमें उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है जो ये कहती है कि बहुत सारी जीन्स एक साथ भी इनहेरिट होती है, क्योंकि वो जीन्स सेम क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम जाएगा वही जीन एक्सप्रेस होगी, ठीक है। इसलिए अब इसमें भी बहुत सारे न्यू फाइंडिंग्स आ गई हैं। तो ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन, नो, एक क्रोमोसोम के ऊपर कई सारी जीन्स हो सकती हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सो ऑल द इनहेरिटेड ट्रेट्स इन ह्यूमन बींग्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन्स, नहीं, हमारे अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब के सब जीन से ही कंट्रोल्ड होते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये भी गलत स्टेटमेंट है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो in individuals of a given species a specific gene is located on a particular chromosome, तो हर एक जीन जो है एक किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे ही लोकेटेड होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 pea plants 1 राउंड ग्रीन, राउंड और ग्रीन है, तो राउंड डोमिनेंट है और ग्रीन आपको रेसेसिव ट्रेट है। सीड्स एंड अनदर रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड जो है वो एक रेसेसिव ट्रेट है, येलो डोमिनेंट ट्रेट है। Seed produce F1 progeny that has round and yellow seeds. If the F1 progeny plants are self, then the minimum number of plants of the F2 progeny will have the following observation character. तो आपने यहाँ पे देखा कि जो हमें F2 जनरेशन में रेशियो मिलता है वो 9:3:1 का रेशियो मिलता है। तो ये जो 1 है वो क्या है, वो कौन सा वाला कैरेक्टर होगा? तो हम देखते हैं कि क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, तो डोमिनेंट होने के लिए अगर ये सिंगल में भी होगा तो ये एक्सप्रेस होगा, ये भी सिंगल में होगा तो भी यही एक्सप्रेस होगा। तो जो सबसे कम कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, वो जो रेसेसिव ट्रेट है वो सबसे ज्यादा कम एक्सप्रेस होगा F2 जनरेशन में, और सबसे कम नंबर उसी का होगा। तो जो आपके रेसेसिव कैरेक्टर्स है उनका कॉम्बिनेशन सबसे कम होगा। तो रेसेसिव कैरेक्टर में आपका ग्रीन कलर है और रिंकल्ड सीड है, तो रिंकल्ड एंड ग्रीन विल हैव द minimum number of observations, that is 1. So wrinkled and green is the correct option for this question. जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है यानी ये राउंड और येलो, ये सबसे ज्यादा नंबर में होंगी, ये राउंड एंड येलो के लिए। और उसके बाद जो है आपका ये कॉम्बिनेशंस वाले हैं, ये होगा राउंड एंड ग्रीन हो सकता है, और ये वाला हो सकता है रिंकल्ड के लिए आपका है round and green, and then we have this wrinkled and
येलो ये हो सकता है, और ये वाला जो है ये दोनों ही कॉम्बिनेशन होगा कि ये स्मॉल r, स्मॉल वाई, तो ये रिंकल्ड एंड ग्रीन के लिए ये कॉम्बिनेशन होगा।